हाँ देखो, ये हमने क्या बनाया है, एक जल बनाया, जल को दर्शाया है बोर्ड की तरफ, बोर्ड में दर्शाया है, ना कि भर तो सकते नहीं है जल। तो जल भरा है, तो ये जल माध्यम है। और इसके ऊपर कौन सा माध्यम है, माना कि ये मान लेते हैं तालाब में जल भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है, ये हमने तालाब में जल भरा हुआ है, ये तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक, तालाब है, इसमें जल भरा हुआ है। तो ये जो माध्यम है इसको कहते हैं जल माध्यम। क्या बोलेंगे, जल माध्यम, जल माध्यम। और इसके ऊपर वाला भाग ये कौन सा है, इसके ऊपर वाला भाग कौन सा है, ये वायु माध्यम है। वायु माध्यम ये पढ़ा चुके हैं तुमको, लेकिन ये फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये ऊपर वाला भाग है वायु माध्यम, नीचे वाला भाग है जल माध्यम। अब प्रकाश किरण तुम्हें डालनी कहां से है, देखो इधर अंदर से डालोगे तो भी घटना होती है, ऊपर से डालोगे तो भी घटना होती है, दोनों प्रकार से घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अंदर से डालने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण जो है अंदर जल में दर्पण रख दो, जल के अंदर दर्पण रख दो, तो वहां पर एक क्रिया दूसरी होती है, उसको कहते हैं उत्क्रमणीयता। यानी कि जो प्रकाश किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से घूम घाम के वापस आ जाती है, समझे। हमने उस दिन प्रैक्टिकल भी बताया था, अपवर्तन का प्रैक्टिकल भी बताया था कि जब अभी बताएंगे, फिर से बताएंगे, टेंशन मत लो। देखो कि जब प्रकाश किरण इस तरीके से हमने एक बीच में क्या खींचा, अविलंब, क्या खींचा है, अविलंब खींचा है, ठीक। अब प्रकाश किरण हमें डालनी है वायु से जल माध्यम में, वायु से वायु माध्यम को दो नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं विरल माध्यम, इसको क्या कहते हैं, अब इसको कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जैसे ही अंदर प्रवेश करती है, जैसे ही अंदर प्रवेश करती है तो अपना मार्ग विचलित कर देती है, अपने मार्ग से हट जाती है। कैसे हटेगी, करते हैं प्रैक्टिकल। ये हमने प्रैक्टिकल किया, अब डालना कहां पे, यहां पर। एक बात दिमाग में नोट कर लो कि प्रकाश का तुमने यहां पे डाली है ऐसे, अब निकलेगी यहां से, ऐसा कोई नियम सुना है, जिस कोण से डालोगे, जैसे यहां पे डाली है तो यहीं से निकलेगी, यहां डालोगे यहीं से निकलेगी, जिस सतह पर डालोगे वहीं से निकलेगी, वहीं उसी बिंदु से निकलेगी। तो ये इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण गई किसमें, जल में प्रवेश हुई। तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आया, दिमाग में ये क्या थॉट आया कि जब ये किरण इस तरीके से जा रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए ऐसे, ये तो नियम, ये तो दिमाग में आएगा कि जब ऐसे डाली है तो ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाती नहीं है, मतलब चेंज, रास्ता उसका बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसका माध्यम चेंज है, माध्यम बदला है तो प्रकाश किरण भी बदल जाएगी। क्या होता है, ये जो अविलंब है, ये प्रकाश किरण उधर की बजाय कहां जाती है, इस तरीके से आ जाती है, यानी इधर के लिए झुक जाती है। ये विलंब है, अविलंब की ओर झुक गई है, बात समझे। तो यही इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख सकते हो, जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की ओर झुक जाती है। इस झुक जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बढ़िया लगा, क्योंकि जो है इतनी सरल परिभाषा है। यहां पर क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा यहां पर लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण, एक ही बात होती है। जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी माध्यम से, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, या जाती है, प्रवेश करती है, ठीक है। दूसरे समांगी माध्यम में झुकेगी,
पहले गई जाने तो पहले अंदर उसके मतलब जो है प्रकाश किरण पानी में जाने तो दो, यानी कि जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम दूसरे समांगी माध्यम में गई, अब चली गई, दिमाग में थॉट आया कि ये जा तो रही है, सीधी सीधी जाना चाहिए, लेकिन सीधी सीधी नहीं गई, नहीं गई। अब ये क्या हुआ, प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होकर, विचलित होकर, विचलित होकर कह सकते हो, रास्ता बदल कर कह सकते हो, अपना रास्ता बदल कर, विचलित माने होता ही है रास्ता बदलना, विचलित होकर अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंबित की ओर झुक जाती है। जब ये अविलंबित की ओर झुक गई, समझो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, परावर्तन नहीं अपवर्तन हो गया। तो इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। तो आपतित प्रकाश किरण से जो कोण बनता है वो आई बनता है, और ये जो किरण आई है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, ये जो किरण है इसका नाम हो जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। कौन से गुण की, कौन ये वाली, ये है, ये एरो बनाए दो हमें। हाँ ये बना दो, ये क्या बना, नहीं उसके नहीं आप ये वाला, ये ऐसे, अब सही, ठीक है। तो ये जो इसका कोण हो जाता है आई, इसका कोण हो जाता है आर। क्या हो जाता है, आर हो जाता है। पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा में। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दोनों कभी कभी इकट्ठे पूछ ले जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को समझाइए। बात समझे, तो दोनों नियम कभी कभी पूछ ले जाते हैं, एक तो आना ही आना है। तो ये जो हमारा आ गया है, ये इसकी परिभाषा हो गई, समझ गए इसको। तो देखिए, तो ये प्रकाश आई हो गया, आर हो गया, ठीक। हाँ, अब आप अपवर्तन के नियम, अब इसमें क्या रहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहले इसे नोट कर लो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, नियम क्या होंगे इसमें, कैसे कैसे लागू हुए हैं, कौन सी आपतित किरण गई है, कहां पर रुकी है, कहां से बिंदु टकराई है, कहां से जो है पहुंच गई है, मतलब इसमें क्या बताया जाता है। नियम क्या लिखेंगे, नंबर एक, नियम नंबर एक क्या होता है, नियम नंबर एक में क्या लिखेंगे, आपतित किरण, स्टार्ट यहीं से हुआ था, स्टार्टिंग यहीं से हुई है। आपतित किरण, चित्र मिटा दिया, इतना लिखेंगे। आपतित किरण, ये वाली किरण कौन सी है, ये तो आपतित है, और ये वाली किरण कौन सी है, अपवर्तित है। तो आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण कामा, ये कौन सा है, ये भी छुपा हुआ है यहाँ पर, अविलंब। आपतित किरण का बिंदु यहीं पर है, अविलंब का भी बिंदु यहीं पर है, और ये जो किरण इधर से निकली है उसका भी बिंदु कहां पे है, बिंदु ओ पर ही है। यहाँ पे बिंदु क्या ले लेंगे, बिंदु ओ पर ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही बिंदु ओ लिख सकते हो पर होते हैं। नंबर दो, नियम नंबर दो, दूसरा नियम क्या है इसका, अब इसमें आते हैं कोण पर। कहां पे आएंगे, कोण पर। आपतन कोण की ज्या, आपतित किरण का आपतन कोण होता है और अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण होता है, और परावर्तित किरण का परावर्तन कोण होता है। समझे, तो क्या लिखेंगे यहां पर,
आपतन कोण की जिया ज्या, और ज्या को अंग्रेजी में कहते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। ज्या शब्द है उसकी अंग्रेजी होती है साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो नियतांक कैसे बताएंगे? देखो इसका सूत्र देखिए। नियतांक कैसे बताएंगे? ये चित्र मिटा देते हैं, क्योंकि चित्र मिटा देंगे तो मामला खराब। इधर देखो, यहां पर देखिए, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण कौन सा है? आपतित किरण का आपतन कोण I और अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण R। तो ज्या को कहां लेंगे? कोण के साथ में। ज्या को कहां लेंगे? कोण के साथ में। और कोण कौन सा हमारा आया है? साइन। क्या आया है? साइन। साइन I और कह रहा है अनुपात। क्या कह रहा है? अनुपात। किसका अनुपात है? साइन R का। और कह रहा है इसके बराबर में क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है। अब नियतांक की जगह पे बता देंगे कौन सा नियतांक आएगा। साइन I और अनुपात को लिख सकते हैं बटे में। साइन I बटे साइन R बराबर क्या लिखेंगे? नियतांक। और नियतांक यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, उसको लिख देंगे साइन I बटे साइन R बराबर लिख सकते हैं इसकी जगह पे म्यू। म्यू को लिख दो या लिख दो n। ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है। क्योंकि यहाँ पर जो n बराबर होता है, n को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? n को कहते हैं अपवर्तनांक। बात समझ गए? तो ये इसका नियम हो गया है। अब इसी को जो है, इसी को ही एक नियम से और जाना जाता है, उसको कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है। ये जो नियम आया है इसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन को ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्लियर? यहां पर जो है प्रकाश के अपवर्तन को ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। पूछा जाता है परीक्षा में कि स्नेल का नियम क्या है। अब तुम कहोगे कि स्नेल का नियम तो पढ़ाया ही नहीं, और जबकि तुमको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा चुके हैं। पूरा अपवर्तन नहीं लिखा जाएगा। प्रकाश का जो पूरा अपवर्तन है वो नहीं लिखा जाएगा। केवल क्या लिखा जाएगा? केवल स्नेल का नियम यहां से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये इसका सूत्र निकल के आएगा। लास्ट में यहाँ पर खत्म कर देना है। तुम्हारे जो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, नंबर फिर तैयार हो गए। समझ गए? क्योंकि इस चैप्टर से तुमको 8 नंबर ही मिलने वाले हैं। तो एक नंबर में, हाँ, इसी चैप्टर से तुमको 8 नंबर मिलने वाले हैं। इसी पूछा जाता है। क्लियर? पूछो। इस शब्द के बारे में बताते हैं कि ये अपवर्तनांक होता क्या है। 2 प्रकार के अपवर्तनांक यहाँ पर होते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक होते क्या क्या है वो देखते हैं। चलिए डालिए अपवर्तनांक। यही डालो, सभी लोग डालो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक डालो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जय गुरु जी, कैसे अपवर्तनांक का चीज होती?
ये कांस्टेंट होता है। अब इसमें बताएंगे क्या होता है, अभी पढ़ तो लो, पहले बताने तो वही जा रहे हैं। अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब बताएंगे इसका मतलब पूरा क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। अब अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक परिभाषा आएगी, ऑटोमेटिक क्लियर, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है, नंबर एक क्या होता है, नंबर एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। नंबर एक निरपेक्ष अपवर्तनांक। नंबर दो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। नोट कर लो, फिर फर्स्ट वाली हेडिंग डाल लो, ये वाली, ये पढ़ाएंगे पहले, यहां से पढ़ाएंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक डाल लो सब लोग। निरपेक्ष लिखो इसमें, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण निर्वात से, जब प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर, जब प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर, निर्वात का मतलब यानी कि बिल्कुल सूखे वातावरण से चलकर, यानी वायुमंडल से चलकर, समझे। यानी जब प्रकाश की किरण यानी सूर्य की किरणें जो है आती हैं ऊपर से, तो निर्वात से आती हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में, जब प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो, माध्यम में प्रवेश करती है तो, निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष, हाँ आगे लिखो इसके, निर्वात के सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। हो गया। आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल में लिखा आता है, एग्जाम्पल में लिखा आता है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, इसको लिखते कैसे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं। वायु को अंग्रेजी में कहते हैं एयर, AIR एयर, और कांच को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास कहते हैं। तो वायु को अंग्रेजी में कहा जाता है, वायु को अंग्रेजी में कहा जाता है, वायु को अंग्रेजी में कहा जाता है एयर, और कांच को अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लास, इनको जाता है। तो इसका अपवर्तनांक निकालना है, क्या निकालना है हमको,
अपवर्तनांक। तो इसका अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक को हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, n से डिनोट करते हैं, बताया था। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित किया जाता है। तो लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु को लिखा जाता है a, अपवर्तनांक को लिखा जाता है n, और कांच को लिखा जाता है g। तो इसको हाँ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर ANG। ठीक है, ये इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। कमा लगा के लिखने नहीं, इसमें कमा कहीं नहीं लगेगा ना। बराबर में ANG। हाँ, बराबर में क्या लिखा जाता है ANG। अगर पूछा जाता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अगर कहा जाए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल को कहते हैं वाटर, कहते हैं कांच कहते हैं ग्लास, तो हो जाता है WNG। क्या हो जाएगा WNG। अगर कहा जाए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, उल्टा कहा जाए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच यानी G, अपवर्तनांक N, वायु A, यानी कि GNA। समझ गए? ये इस तरीके से जो लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल बताया हमने, तो आगे भी एग्जाम्पल बता देंगे, इसको नोट कर लेना। ठीक है, दूसरी हेडिंग है इसका सापेक्ष अपवर्तनांक। इसकी हेडिंग दूसरी क्या है? दो प्रकार के थे, नंबर 1 था निरपेक्ष, नंबर 2 था सापेक्ष। ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए आगे। हाँ, अब दूसरी हेडिंग इसकी क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसको देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये खत्म। सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हेडिंग पढ़ गई सबकी? लिखिए इसमें परिभाषा इसकी, लिखो। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहां पर माध्यम में एक निश्चित मात्रा में बता दिया गया है कि कोई माध्यम पहला मान लेते हैं वायु माध्यम, कोई दूसरा माध्यम जल माध्यम। जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो पहले माध्यम के सापेक्ष, लिखो आगे, तो पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, हो गया, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण जाती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को ही सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले माध्यम के सापेक्ष यहाँ पर लिया जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल में लिखे कैसे? एग्जाम्पल में कैसे लिखा जाएगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे लिखेंगे इसको पहले। अब पहले को यहाँ पर इससे प्रदर्शित करेंगे। पहले को क्या लिखेंगे? 1। पहले को क्या लिखेंगे? पहले माध्यम, युकेश, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे। अब दूसरे को क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
तो इसको कैसे दर्शाएंगे? 1n2, ठीक है, इसको ऐसे दर्शाएंगे 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बीच में जो n लिखा हुआ है, ये जो n होता है तो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, ठीक है, 1n2। 1n2 हो गया। अगर यही पर बात यहाँ पर जो है वैसे की जाए, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वैसे जैसे उसमें लिखा था, जल को कहते हैं W और कांच को कहते हैं G, ग्लास, तो हो जाएगा WnG, ठीक है, ये निकाला जाएगा आगे। इसको नोट कर लिया? निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो इसमें एक चित्र दिया है, इस तरीके से चित्र दिया है, एक कांच माध्यम है, ऐसे एक कांच माध्यम है, तो इसमें बीच में यह विलंब हो गया, प्रकाश किरण इस तरीके से जाती है और इस तरीके से जाती है, ऊपर की ओर ऐसे उठ जाती है। तो इसका जो कोण बनता है वो कोण दिया है 30 अंश, इसका जो कोण दिया है वो 30 अंश दिया है, और नीचे वाला कोण दिया है द्वितीय माध्यम में 45 अंश, ठीक है, ये 30 अंश दिया है। 30 अंश क्या दिया है? आपतन कोण, और ये नीचे वाला क्या दिया है? अपवर्तन कोण, परावर्तन नहीं है, क्या दिया है? अपवर्तन कोण दिया है। तो ये ऊपर जो दिया है क्या दिया है? जो 30 अंश है इसको कहेंगे आपतन कोण, क्या कहेंगे? आपतन कोण। I बराबर दिया है 30 अंश, और नीचे वाला कोण दिया है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये R बराबर दिया है, इसको कहेंगे 45 अंश, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या बोल सकते हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि ये ऊपर वाला वायु माध्यम है, नीचे वाला कांच माध्यम है। ये जो ऊपर वाला माध्यम है इसे बोलते हैं वायु, और ये नीचे वाला जो दिया है इसको बोलते हैं कांच, ठीक। तो हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है, स्नेल के नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? n बराबर, हमने बताया तुमको, चाहे तो इसको n से डिनोट करो या तो म्यू से डिनोट करो, ठीक है। तो n बराबर होता है साइन I बटे साइन R, ये सूत्र है इसका, स्नेल का नियम है n बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक है। अब यहाँ पर I का मान, I की वैल्यू 30 अंश रखी जाएगी, और R की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 45 अंश रखी जाएगी। कहाँ पे रखी जाएगी? यहाँ पर, ठीक है, समझे बात। तो n बराबर क्या हो जाएगा? या लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो 1n2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1n2। 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन I बटे साइन R है, तो साइन I की वैल्यू है 30 अंश, और R की वैल्यू क्या है? बोलो, 45 अंश है। तो साइन I बटे साइन R हो गया। बताइए, तो साइन 30 और 45 अंश के मान त्रिकोणमिति से याद करने होंगे। त्रिकोणमिति में जो सारणी होती है उसे तुम्हें याद करना होगा। वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 1n2 बराबर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। 3 नहीं होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। 1n2 बराबर होता है, अभी ये ऊपर घूम के चला जाएगा, तो 1/2 गुणे, ये जब ऊपर जाएगा तो रूट ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। 1 से 1 को क्या कर सकते हैं? 1 से 1 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 1n2 बराबर हो जाएगा √2/2,
कितना हो जाएगा √2/2। ये जो ऊपर वाला √2 है इसको चाहो तो खत्म कर सकते हो या इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, इसको खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे, गुणा हो गया। ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1n2 बराबर हो जाएगा √2 की √2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बोलो, ओनली 2 आएगा और नीचे आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1n2 बराबर हो जाएगा 1/√2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक आया है 1/√2 आया है। क्या आया है 1/√2। ठीक है, ये इस तरीके से अपवर्तनांक निकाला जाएगा। इसको ही बोलते हैं स्नेल का नियम। यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, स्नेल का नियम, या बोल सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, चाहे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम बोलो चाहे इसको स्नेल का नियम बोलो, बात सेम है। ठीक है, डन। तो यहां पर से अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, सूत्र इसमें निकल के आता है n बराबर c/b, n बराबर c/b। तो इसमें क्या निकल के आता है, लिखिए, यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से यदि प्रकाश की किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है तथा प्रकाश की चाल माध्यम 1 में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 हाँ, प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 हो तो माध्यम 2 में V2 हो तो माध्यम 2 का V2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक इसका क्या होगा, इसका सूत्र निकल के आएगा, कह रहा है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम कहां चला गया है, देखो इधर, माध्यम 2 में V2 हो तो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, तो 1n2 बराबर माइनस नहीं लगाया, आगे लिखा है उसके, लिखा जाएगा, माइनस क्यों लगाएंगे इसमें, माइनस कहां से आ जाएगा, हाँ? अरे कुछ नहीं लिखा है, पागल ही को दे क्या, कतई अकल नहीं लगाते हो। तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1n2 बराबर 1n2 का मतलब होता है अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब गुरुजी कोई जैसे माना है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, अपवर्तनांक होता है क्या, कोई दूसरा नाम संकेत, हाँ। ये क्या संकेत यन तो है, तो दिया है, अपवर्तनांक का संकेत यन तो दिया है। तो अपवर्तनांक यन बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है,
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। ये बताइए हमने, देखो यहाँ पर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। तो 1n2 बराबर हो जाएगा v1 अपान क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो निकल के आया है, ये निकल के आया है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ये जो निकल के आया है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर पूछा जाए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो b2/v1 हो जाएगा उल्टा। तो ऐसे अगर दूसरा इसका निकाला जाए तो ये वैल्यू निकाली जाए 1n2 बराबर है v1/v2। अगर 2n बना हुआ यहाँ पर हो जाए 2n1 इक्वल टू तो हो जाएगा v2/v1। ये उल्टा हो जाएगा, समझ गए? ये हो गया। अब इसकी एक परिभाषा छोटी लिखो, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना। हाँ, तो अर्थात किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक हमने कल पढ़ाया था सापेक्ष अपवर्तनांक, एक पढ़ाया था निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जबकि इससे पहले तुमको पढ़ा चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन। वही सिस्टम इसमें दोनों में दिया है, सापेक्ष में भी दिया है और निरपेक्ष में भी दिया है। क्या मतलब होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या था, ये प्रकाश का अपवर्तन था। इसमें ही जो है इसी को ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसका सूत्र होता है sin i अपान sin r इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक जो भी तुम्हारा हो, म्यू बोल सकते हो या n बोल सकते हो। ठीक है, तो वही इसमें दिया है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात वायु की चाल, निर्वात या वायु की चाल, क्या देखो पढ़ाई तो नहीं, नोट करो अभी। हाँ, चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल, हाँ, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, हाँ, प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। प्रकाश की चाल के अनुपात के गुरु जी कहाँ बनी वो, फ्रिज अनुपात के बराबर होता है। इसमें गैस होती है, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, वो चला नहीं है, किसी ने बंद कर दिया था उसको। ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इसमें जो है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाएगा। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर सूत्र होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे निर्वात उसमें माध्यम में प्रकाश की चाल। सूत्र होता है n बराबर निर्वात बोल सकते हो या वायु में प्रकाश की चाल बटे निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसका जो फार्मूला बन के आएगा, क्या बन के आएगा, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है और माध्यम में प्रकाश की चाल
बी होती है। ठीक है, तो सी बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल सी बराबर इसका मान होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हाँ, ये इसकी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, सी बराबर 3 × 10⁸ ठीक है, हाँ, नोट कर लिया है। क्वेश्चन क्या है, यदि वायु में प्रकाश की चाल हल वायु में प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करेंगे, सी बराबर 3 × 10⁸ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड विकल्पी में 1 नंबर में पूछा जाता है। सी प्रकाश की चाल को सी से ही प्रदर्शित करते हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल सी बराबर होता है 3 × 10⁸। फिर कैरोसिन में प्रकाश की चाल दे रखी है, ये भी दे रखी है। अब कैरोसिन क्या आ गया, कैरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, उसमें प्रकाश की चाल यानी ये हो गया है माध्यम। ये क्या हो गया है, माध्यम। तो कैरोसिन का मतलब ये बन गया एक माध्यम। तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल बोल सकते हो, या कैरोसिन में प्रकाश की चाल। माध्यम विरल एक ही चीज होती, माध्यम और विरल एक ही चीज होती नहीं, विरल माध्यम होता है वायु माध्यम, सघन माध्यम होता है कोई कांच माध्यम या जो है जल माध्यम। तो कैरोसिन में प्रकाश की चाल 2.08 × 10⁸ दिया है। पूछ रहा है कैरोसिन का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो इसका में अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक बराबर ये इसको बी से करेंगे, किससे करेंगे, बी से। तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा C/V। अभी लिखवाया है, अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V। तो n बराबर हो जाएगा, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ बटे V की वैल्यू है 2.08 × 10⁸। 10⁸ से इसको जो है डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 3/2.08। ठीक है, इससे इसमें जब भाग देंगे, 2 दशमलव इसका हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इससे इसमें जब भाग दिया जाएगा तो 1.44 आएगा इसका अपवर्तनांक। ठीक है, भाग अपने आप खुद कर लेना। 208 से भाग दिया जाएगा 300 में, तो इसका भाग देने पर आएगा 1.44। तो कैरोसिन का अपवर्तनांक निकल के आएगा 1.44। ठीक है, नोट कर लो। जो तुम्हें हम बता रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, डालो हेडिंग। हाँ, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोल सकते हो। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बैठो, उत्क्रमण का मतलब क्या होता है, उत्क्रमण। ठीक है, उत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा। यानी कि एक प्रकाश किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, लेकिन उसका रीजन क्या है, जाती है भी उस रास्ते से वापस क्यों आती है और आती कैसे है, उसका भी रीजन है। जैसे इस तरीके जाती है, ये नीचे हमने बनाया है कांच का एक पात्र टाइप में, कांच का एक जो है पात्र टाइप में बनाया इस तरीके से। बीच में हमने इस तरीके से अभिलंब डाल दिया, बीच में अभिलंब डाल दिया। आपतित प्रकाश किरण इस तरीके से डाली यहां पर, तो वही यानी कि ये माध्यम तुम्हारा कौन सा है, विरल। ये माध्यम कौन सा है, विरल। ये वाला माध्यम कौन सा है, सघन। यानी कि ये बोल सकते हो ये वाला वायु है, तो ये वाला है कांच माध्यम।
कांच माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश किरण इस तरीके से इसमें डाली गई और डालने पर ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब इसके नीचे जो किरण ये आपतित वाली थी, ये किरण कौन सी है, ये किरण है आपतित किरण। कौन सी है, आपतित किरण। आपतित किरण का आपतन कोण होता है आई। जब ये किरण जो है, जब किरण ये पहुंची किसमें, कांच वाले पात्र में, अब इसके नीचे हमने इसके जस्ट नीचे फटाफट लगा दियो, क्या लगा दियो, बता बाबू, दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया। ठीक है, दर्पण एक काम करते, दर्पण को बाहर लगाते हैं। दर्पण को जो है बिल्कुल जस्ट बाहर लगाते हैं, इस पात्र के बाहर लगाते हैं। कलई बोलिए तो ये इस तरीके से दर्पण को कहाँ लगाया हमने, दर्पण को बाहर लगा दिया, इस माध्यम के बाहर लगा दिया। अब जब प्रकाश किरण इस तरीके से जाती है और ये बाहर निकलते 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 कांच पर पड़ती है, ये जो दर्पण है, दर्पण कांच दर्पण है, तो इस पर जो पड़ती है तो इस रास्ते से ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। जो बीच में पानी भरा हुआ है, पानी नहीं भरा हुआ है, कांच का ही टुकड़ा है। जब ये कांच यानी दर्पण पर पड़ती है तो पुनः ऐसे उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, इस तरीके से। तो जो गुरु जो इसको ही बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी प्रकाश किरण जिस रास्ते से जा रही थी और उसी रास्ते से वापस आ गई है। तो गुरु जी बस शीशा में कलाई डालेंगे, उस शीशे में कलई थोड़ी ना, उस शीशे में कलई होगी तो ये दर्पण पर कैसे आएगी किरण, बाबा आई है, उस पे कैसे आ सकती है। ठीक है, तो और जब तक ये शीशा नहीं बनाओगे, ये जो बनाया हमने, ये शीशा नहीं बनाओगे तो अपवर्तन की घटना कैसे होगी। ये शीशा नहीं बनाओगे, ये शीशा के मतलब एक आइकन बना देते हैं, शीशा टाइप में हो गया ये। तो इस शीशा नहीं बनाओगे तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहां से दर्शाओगे। ठीक है, जब ये प्रकाश किरण बाहर निकलती है, रूल तो यही इसका है, नियम क्या होता है कि जब प्रकाश किरण इस तरीके से वायु माध्यम में है तब तक जो है सीधी आ रही थी, इस बिंदु के जैसे ही उसमें पहुंची, किसमें, कांच में पहुंची तो अभिलंब की ओर झुक गई। फिर ये जब बाहर निकली तो थोड़ा फिर सीधी हो गई, जैसे हमने सीधा इधर किया है, तो फिर जैसे आ रही थी वैसे ही फिर सीधा हो गया है। फिर दर्पण पर टकराई, फिर उसने उसे वापस कर दिया उसी रास्ते से, यानी कि उसी रास्ते से वापस होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाता है। समझे, लिखिए। अब इसमें इसको ये चित्र भी बनेगा और इसमें लिखना भी है। जब कोई प्रकाश किरण, लिखना वही है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हो, ये अपवर्तन ही है पूरा। लिख लेंगे गुरु जी। रुक जाओ, हम बताएंगे, नोट कर लेना, सभी रुक जाओ, पहले आराम से पढ़ लो, नोट कर लेना। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग उलट देने पर, या उसके कह सकते हैं प्रवेश करती है तो या बोल सकते हैं कि दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, वो ये बोल सकते हैं। प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, ये वाली, ये कौन सी किरण है, यही किरण तुम्हारी है अपवर्तित किरण, तो इसी की बात कर रहा है। तो अपवर्तित किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस
लौट आती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इस घटना को ही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। चित्र को देख के आराम से लिख सकते हो। तो ये इसका आपतन कोण है, ये इसका अपवर्तन कोण है। अब यहां पर सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र का निगमन कैसे सूत्र आएगा? मान लेते हैं कि एक PQ आपतित प्रकाश की किरण है। ठीक है, PQ आपतित प्रकाश की किरण है और किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है और अवलंब की ओर झुक जाती है। जब सघन माध्यम से बाहर निकलती है तो जो है फिर उसी रास्ते से वापस लौट आती है। ठीक है, तो कुछ इसमें किरण है वो मान लेंगे। करें, हो गया नोट? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ पर जो है अपवर्तन का ही नियम लगा देते हैं, इसराइल का नियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये नोट हो गया सबका? ये ऊपर वाला हो गया। सिद्धांत रहेगा। क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण, हमने तुमको एक बहुत सुंदर सी बात लिखवाई है, इसमें स्नेल का नियम बताया है तुमको। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से या बोल सकते एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये तुमको बताया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब यहाँ पर ये तो बात तुमको यहाँ पे लिखवा चुके हैं। तब यहाँ पर एक नियम तुमको बताया था, स्नेल का नियम होता है। स्नेल के नियम से यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। बड़ा सुंदर नियम है, तुमको याद होगा? याद है? बताओ क्या नियम है? साइन आई बटे साइन। एक बात ध्यान रखो, हमने तुमको बताया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम जो दूसरा माध्यम यो, ठीक है, तो इससे इसमें प्रवेश करती है, इससे इसमें प्रवेश करती है, तो इस कंडीशन में इसका आपतन कोण क्या रहेगा? इसका आपतन कोण रहेगा आई, आपतन कोण बराबर रहेगा आई, और अपवर्तन कोण क्या रहेगा? अपवर्तन कोण क्या रहेगा? आर। बात समझे? इस कंडीशन में जब ऊपर से नीचे जा रही है तो आपतन कोण आई रहेगा और अपवर्तन कोण आर रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखते हैं? साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये तो लिखेंगे 1n2 बराबर। ठीक है, तो इसको अगर जो है इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं वो भी लिख देते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 को तोड़ के लिखा जाता है n2 बटे n1। हमेशा याद रखो, जब 1n2 को तोड़ के लिखा जाएगा तो n2 ऊपर रहेगा, n1 नीचे रहेगा। समीकरण नंबर 2।
फिर कह रहा है कि जब ये किरण इसमें जाती है तो दर्पण से टकराती है, यहाँ पर किरण हो जाती है उत्क्रमणीय। कैसी जाती है? उत्क्रमणीय। तो यहाँ पर लिखा देते हैं उत्क्रमणीय, यानी बोल सकते हैं प्रकाश किरण का पथ उत्क्रमणीय हो जाता है। प्रकाश किरण का जो पथ है वो कैसा रहता है? उत्क्रमणीय का मतलब उल्टा हो जाता है। यानी कि तुमने बैग में सूरज घुसा मारो और सूरज भग तुरंत क्या करो, तुम्हारे ठोकी दो, वो तो मिलेगा ही। यानी कि जब तुम उनके मरियो तुरंत तुम्हारी उतनी स्पीड तुम्हें मिली, जोरों मिल सकती उससे, जोरों मिल सकती वो। तो फटाफट तुम्हारे कहा ही कि जब किरण उत्क्रमणीय हो गई, जब किरण उत्क्रमणीय भाई कैसे कि भाई यही जा दर्पण से टकराने के बारे में, समझे? हाँ, तो इस स्थिति में इसका आपतन कोण क्या होगा? आर होगा, और अपवर्तन कोण क्या होगा? यही याद रखना है। तो इस स्थिति में बोल सकते हो, इस स्थिति में आपतन कोण बराबर होगा आर, और अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण जो होगा वो होगा आई। क्लियर? अब यहाँ पर जो है इस चित्र को मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो चुकी है। बात बंद करो, थोड़ी सी मनोरंजन भी लिमिट में किया करो। तो अब फिर इसमें पुनः स्नेल का नियम लगाते हैं, पुनः स्नेल का नियम, पुनः स्नेल का नियम। स्नेल ने नियम दिया साइन आई बटे साइन आर, ये दिया है। लेकिन इस बार में आई की जगह पे क्या है? इस बार में आई की जगह पे आर है और आर की जगह पे आई है, उल्टा है। तो क्या हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई बराबर नीचे से ऊपर के लिए जा रहा है। कहा जा रहा है? नीचे से ऊपर के लिए जा रहा है। तो हो जाएगा 2n1, और 2n1 को तोड़ा जाएगा तो n1 बटे n2 हो जाएगा। हाँ बताइए। SIN लिख लिया साइन? हाँ, SIN को साइन तो लिखा ही जाता है। अब वैसे साइन की पूरी भाषा होती है SIN ही साइन, और ई को जरूरत ही नहीं है भाई की, तो लिखो शॉर्ट में SIN साइन। ठीक है, तो आ गया है साइन आर बटे साइन आई बराबर हो जाएगा 2n1, समीकरण नंबर 2। देखो लल्ला हो गई, देखो मैंने पहले समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 में कर दें। अरे जाओ कर लो। ठीक है, समीकरण 1 की गुणा किसमें कर दें? 2 में कर दें। तो समीकरण 1 का है साइन आई बटे साइन आर। युकेश सोई गए? सही हो ना? साइन आई बटे साइन, लेफ्ट की गुणा लेफ्ट में, राइट की गुणा राइट में, लेफ्ट पद की गुणा लेफ्ट वाले पद में। तो लेफ्ट वाला पद ये है और इसका लेफ्ट वाला ये है। तो साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर में क्या लिखा जाएगा? 1n2 गुणे 2n1। 2n1 मत कर देना, कट गए। कटने के बाद में बचा इसका 1, या बचेगा 1n2 बराबर गुणे 2n1। ठीक है, अब इसमें से 1n2 निकाल लोगे, इसमें से क्या निकाल लोगे? 1n2 निकाल लोगे तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2n1। ठीक है, ये नोट कर लेते हैं। बोर्ड की तरफ देखना कि जो हमारा माध्यम पहला वाला था वो कौन सा था? वायु माध्यम। यहाँ पर जो है 1n2 की जगह पे तुमको ANG मिलेगा, 1 की जगह पे मिलेगा A और 2 की जगह पे मिलेगा G। ठीक है, तो हो जाएगा ANG बराबर हो जाएगा 1/2 की जगह पे रहेगा GNA। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ